कंचन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में कंचन खन्ना जी आई हैं और आज हमको उनके साथ मुलाकात करने का अवसर मिल रहा है। कंचन जी जी, तो बहुत सादर प्रणाम आपको। और हमारे साथ जी कुछ श्रोता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मोनिका चावला कपूर जी, गायत्री जोशी जी, लोग जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। और जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और पोस्टर में भी था, लेट अस मीट अ रियल वॉरियर, एक सच्ची योद्धा से आज हम आप लोगों को मिला रहे हैं। तो इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूंगी और बाकी का परिचय तो आप बातचीत में जान ही जाएंगे। तो हमारा जो अनुभुंज में इतने उदासी और दहशत भरे कोविड के माहौल में जो अनुभुंज ने अपनी जंग एक अलग ही चलाई हुई है, चलो मुस्कान बांटे, उसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम उन सब लोगों के लिए है जो जिंदगी की जंग को हार रहे हैं, जो कि इतने उदास हो गए हैं कि आधा तो उनकी बीमारी से वो खत्म हो रहे हैं और आधी जो वो खत्म हो रहे हैं, उनके डिप्रेशन उनको खत्म कर रहा है। तो उनके डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं कंचन खन्ना जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध पे आज आना स्वीकार किया इस कार्यक्रम में। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे जिससे कि हमको बहुत हिम्मत आने वाली है। तो मिस कंचन खन्ना जी का एक छोटा सा परिचय ये है कि मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने एमए किया है इंग्लिश में और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाती हैं ये। इनकी लेखन विधाएं हैं कविता, कहानी, लघु कथा, व्यंग, संस्मरण, ये सब विधाओं में ये लिखती हैं। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के लिए अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक लिखी है इन्होंने। और इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। कंचनी बयार नाम से प्रथम काव्य संकलन भी इनका प्रकाशित हुआ है। दिसंबर 2006 में इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद, मुरादाबाद रोटरी और इनर व्हील क्लब सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित की गई। और मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध दोहाकार राजीव प्रखर जी, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि राजीव प्रखर जी ने हमको इनसे हमारी मुलाकात इनसे कराई। तो राजीव प्रखर जी, अगर आप हमको सुन रहे हैं, हम अनुगुंज आपका बहुत आभारी है। कंचन खन्ना जी, आपका पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। मोनिका चावला कपूर जी, गायत्री जोशी जी, निशित सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम है। आप सबको अर्चना शरण जी, आप सब जुड़ चुके हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ 10 लोग टोटल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुछ लोगों ने हमको मैसेज दिए हैं जिनके हम नाम देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे कंचन जी सब लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है कंचन जी? जी आ रही। जी जी, धन्यवाद। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कंचन जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ और भी जानना चाहेंगे, वो हम बाद में जानना चाहेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एमए अंग्रेजी से किया और आप हिंदी में इतना सारा कुछ लिखती हैं, ऐसा कैसे? एक्चुअली हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखना नहीं है, इंग्लिश में भी लिखा है कुछ, मगर एक तो मुरादाबाद जो यहाँ के जो मंच है या जहाँ की जो संस्थाएं हैं, यहाँ अभी इंग्लिश के लिए उतने अवसर नहीं है समझने के लिए और उसे पढ़ने के लिए भी। तो उस हिसाब से भी कुछ अपनी मातृभाषा का अलग ही वो होता है, उस पर अलग पकड़ होती है, तो जी उसमें लिखना ज्यादा सुविधाजनक रहता है जी। इस वजह से हिंदी में ज्यादा और इंग्लिश में ज्यादा लिखा जी। लेकिन इंग्लिश में जो आपका योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी तो बहुत बेहतरीन योगदान।
आपने कक्षा 6 जी से कक्षा 10 तक के अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकें लिखी। जी। तो ये वो भी, सफर कैसे शुरू हुआ? ये सफर इस तरीके से शुरू हुआ कि मेरा ही एक स्टूडेंट रहे हैं मुरादाबाद में, सिंगल ब्रदर्स नाम से उनका प्रकाशन भी है, प्राइवेट और शॉप्स भी हैं। वो किताबों का व्यापार करते हैं, किताबों कॉपियों का। और उनका जो बेटा था, मतलब उनके परिवार के काफी बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाती थी इंग्लिश की, तो वो मेरे पास ही पढ़ते थे। और उनके बेटे सुमित ने जब वो पढ़कर एमबीए कर बिजनेस में आया, तो जब इंग्लिश में वो यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे, तो काफी गुड थे स्टडी में। और उससे जब भी बातचीत होती थी तो उनके पेरेंट्स ये कहते थे कि इंग्लिश में जो भी इनका योगदान है या जिस प्रोग्रेस पर आज ये हैं, उसको हम आपकी वजह से मानते हैं। और खुद सुमित भी मुझे बहुत ज्यादा एक गुरु के रूप में महत्व देते। तो उन्होंने ही, जब ये उनकी पुस्तकों का विचार आया कि ग्रामर की पुस्तक लिखवानी है, तो उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि दीदी मैं चाहता हूँ ये काम आप ही करें। तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े प्रोफेसर्स मिलेंगे, मेरे पास तो कोई ऐसी एक मास्टर डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, क्या किया जाता है। तो वो बोला नहीं दीदी, बड़े बड़े लोगों को तो सभी अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर मुझे लगता है कि आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ये जानता है कि एक स्टूडेंट को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं तुम्हारे लिए ये बुक्स जरूर लिखूंगी। तब हमने 6 की बुक पर काम करना शुरू किया। उसने ही मुझे सब चीजें अरेंज करवाई, अपनी शॉप से जो भी चीज, जो भी बुक मुझे रिक्वायर्ड होती थी वो अरेंज करवाते थे। और मेरी छोटी सिस्टर, जो मेरे चाचा की बेटी उस समय मेरे साथ ही रहती थी, रश्मि खन्ना, वो इस बुक को लिखवाने में मेरी मदद करती थी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग ज्यादा फास्ट नहीं थी, तो मोस्टली बुक वही लिखती थी, मैं डिक्टेट करती थी। तो जब पहली बुक तैयार हुई तो सुमित से इट इज ओके दीदी, काफी अच्छी बनी है, बाकी हम एडिट कर लेंगे। और फिर इसी तरह 9 फिर 10 सब। बहुत अच्छा। आपने ये जो कंचनी बयार जो आपका काव्य संग्रह है, ये कब छपा? ये 2013 में छपा। 2013 जी। और इसके लिए इसके बारे भी में कुछ मेरा बताएं। इसके लिए भी मेरा कोई पहले से इरादा था नहीं कि अभी छपवाना है या नहीं, क्योंकि कई बार जब भी मैं प्रोग्राम्स में जाती थी, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था मुझे, लगभग 2006 से मैंने रेगुलर साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना शुरू किया या सामाजिक मंच पर मेरी गतिविधियां शुरू हुई। उससे पहले का जो सारा समय था वो कोचिंग इत्यादि में ही मेरा बीतता था घर पर, तो या अपनी पढ़ाई में। तो 2006 से जब मैंने बाहर की गतिविधि ज्वाइन की, तो वहां पर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि ये जो है इसे करेक्शन का रूप आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ साहित्यकार जो बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि नहीं, पहले थोड़ा वेट करो, छपना चाहिए लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो अच्छा रहता है। फिर मैंने इसे टाल दिया, 4-5 साल इसी उसमें रहा कि अभी अच्छी कविताएं आनी चाहिए, कुछ कलेक्शन के लायक। और 2013 आते आते कुछ कविताएं पत्र पत्रिकाओं में भी छपी, कादम्बिनी बम्बई से प्रकाशित कुछ पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक मुरादाबाद के समाचार पत्र, इस तरह से जब वो छपना स्टार्ट हुई। और उसके लिए मुझे फैंस के लेटर भी आने शुरू हुए, क्योंकि अभी उन दिनों में मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था,
और लेटर्स ही आते थे और बुक्स आती थी, तो मेरे पापा वगैरह सब काफी एक्साइटेड थे। तो फिर सोचा कि अब इसका जो है समय आ रहा है, तो फिर कुछ कलेक्शन बनाना शुरू किया और तब 2013 में जाकर ये एक प्रकाशित पुस्तक के रूप में सामने आया। तो कितनी 2006 से कविताएं? 2013 इसमें लगभग 80 कविताएं हैं, या शायद 60-70। अभी मैं बुक देख कर बताऊंगा, मुझे ध्यान नहीं है। अमेज़न में उपलब्ध है आपकी ये किताब? नहीं नहीं, अभी नहीं, कहीं नहीं। राजीव प्रकाश जी जुड़े हैं मुरादाबाद से, कह रहे हैं मुरादाबाद का गौरव है बहन कंचन जी, आपके लिए बोल रहे हैं। ये तो उन लोगों का बड़प्पन है, उनका प्यार है, वरना साहित्य के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम पड़े हैं कि मेरा नाम तो अभी शायद धरातल पर भी नहीं है। कंचन जी, बड़ा और छोटा मेरे ख्याल से साहित्य के क्षेत्र में कुछ भी नहीं होता, हर कोई बहुत अच्छा लिखता हाँ, है। और वो चीज आपकी बात बिल्कुल ये सही है है। कि हर किसी का अपना भाग्य होता है, किसको कितनी प्रसिद्धि मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। अदरवाइज वो सब भी लोग माँ शारदे का आशीर्वाद है सबका। जी। वो भी चीज सही है, लेकिन फिर भी एक चीज है कि किसी के बड़प्पन को स्वीकार करना, उससे आपकी क्षमता कम नहीं होती। और बहुत जब सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे हमारे सीनियर मौजूद हैं और उन्हें अवसर नहीं मिल पाया अगर सही, और हम उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, तो पहल हमारी ये होनी चाहिए कि पहला हक उनको मिलना चाहिए जो हमसे इस क्षेत्र में आगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात बोली आपने। अर्चना शरण जी भी लिख रही हैं, मातृभाषा में सहज होता है लिखना। ऋषि सिंह जी लिख रही हैं, वाह कंचन जी आपने बहुत कुछ किया है। मोनिका चावला कपूर जी लिख रही हैं, वाह ग्रेट वर्क। अर्चना शरण जी लिख रही हैं, आप प्रेरणा की स्रोत हैं। पूनम शर्मा जी लिख रही हैं, आपके हौसलों को हम सैल्यूट करते हैं। नीलम प्रभा देवकन जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर विचार। अजय कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, आपकी महानता है। तो बहुत अच्छा अच्छा आपके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं। और जी, कुछ बोल रहे थे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम जिस प्रकार के समाज में या जिस प्रकार के लोगों के सानिध्य में उठते बैठते हैं, हमारे विचार भी उसी तरह से ही बनते बिगड़ते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये भी आप सब लोगों की ही देन है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। भूपेंद्र टीकू जी लिख रहे हैं, विनम्रता की प्रतीक हैं आप। तो धन्यवाद। तो कंचन खन्ना जी, बात का सिलसिला आगे जारी करते हैं। और अब हम ये जानना चाहते हैं कंचन जी कि आपकी ये शारीरिक अवस्था जो है, वो आपकी बचपन से थी या फिर बाद में कुछ हुआ? इसके बारे में अगर आपको ठीक लगे बताना तो आप बताएं। देखिए, मुझे खुद तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरे परिवार के सदस्यों, माता पिता, दादा दादी इत्यादि बात करते हैं रहे हैं, तो मैं जब 4 या 6 महीने की थी, तो उस समय कुछ बुखार आया, तबीयत बिगड़ी हो। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा जो जन्म है, आज जो मैं चीज कह सकती हूँ, मेरा जन्म जून के महीने का है, जब बहुत गर्मी होती है। और 4 से 6 महीने की उम्र आते आते मौसम जो है एक तरह से पूरा बदलता है, बरसात और फिर सर्दी एकदम। तो शायद वो चीजें कहीं कुछ रहा होगा उस समय की, और वो बुखार जिसे डॉक्टरों ने सर्दी समझा, निमोनिया समझा, वो सही ट्रीटमेंट उस समय नहीं दे पाए। और बहुत बाद में जाके मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली कि वो सर्दी का असर नहीं था, वो जब मैं पैरालाइज हो गई, और तब उन्हें किसी हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बताया कि ये जो है पोलियो है।
ओके। तब उन्होंने फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया, वरना मेरे परिवार में किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो गया है। तो जी। उस समय तो से ये ही कौन सी उम्र ये से हुआ? स्थिति थी। वही 4 से 6 महीने की उम्र। मेरी मदर और दादी बताती थी कि मैं उस समय बैठ भी नहीं पाती थी, हम्म। क्योंकि उस एज में एक बच्चा बैठना ही सीखता है, लेकिन मैं हम्म। ऐसे बैठ भी नहीं पाती थी और अपना कोई मूवमेंट मेरे हाथों पैरों में नहीं होता था। तो फिर बाई एंड बाई वो मुझे, जैसा कि गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ये ट्रीटमेंट मुरादाबाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज जो मुरादाबाद है वो काफी डेवलप है उस हिसाब से, लेकिन 70s के दौर में बहुत सारी चीजें एक कस्बे जैसा था माहौल, एक छोटे शहर जैसा। उस दौर में यहाँ ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी, तो मुझे दिल्ली ले जाते थे, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया जाता था हॉस्पिटल। उससे बस बताते हैं कि इतना ही बेनिफिट हुआ कि मेरे हाथों में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ गई, और बाकी कोई वैसी कोई इसमें वो नहीं रही बॉडी में। तो तब से ऐसा ही रहा। जी। और फिर आपने स्कूलिंग वगैरह जो की, तो आप कैसे ट्रैवल करते थे फिर? स्कूलिंग की ट्रेवलिंग की वो नहीं थी, क्योंकि जब मैं घर में ही ठीक से बैठ नहीं पाती थी, अपने सारे काम के लिए डिपेंड थी, तो स्कूल जाना तो बहुत मुश्किल था। हाँ, शुरू में बताते हैं कि एक आध बार कोशिश की गई, लेकिन स्कूल वाले भी इस तरह से एग्री नहीं कर पाए कि किस तरह से वो मेरे लिए एनवायरनमेंट वो कर पाएंगे स्कूल का, या एक ऐसे बच्चे को कैसे संभाल पाएंगे स्कूल में। तो फिर मेरे पेरेंट्स और जो घर, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में थी उस समय, दादा दादी चाचा वगैरह सभी थे, तो फिर पेरेंट्स ने शौक में उन सब लोगों ने मिलकर कोई मुझे कुछ सिखाता था और घर में पढ़ाते थे, तो वही मेरी पाठशाला थी। इस तरह से तो आपने 12-13 पढ़ाई साल लिखाई घर तक पे की? जी अपने पेरेंट्स और उन लोगों के साथ आप तो 12-13 साल मतलब तक यही स्थिति थी। नो स्कूलिंग, नो कोचिंग, घर पर ही। और पापा बेसिकली मैथ्स पढ़ाते थे, पापा और दादाजी, और मम्मी और बुआ जी वगैरह दूसरी चीजें पढ़ाती थी, और इस तरह से घर पर ही पढ़ाई होती थी। एक्चुअली बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है। बच्चों को हम स्कूलिंग भी कराते हैं, ट्यूशन भी कराते हैं, साथ में पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, तो और आपने स्कूल में शिक्षा दीक्षा हासिल नहीं करी और घर में पढ़ाई करके आपने इतना कुछ किया लाइफ में। धन्य है आप। और आपका जीवन सच में सब लोगों के लिए बहुत सीखने की एक चीज है, आपके जीवन के बारे में जानना। और ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कहते हैं कि जब हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं तब शायद हम उतना नहीं सीखते, लेकिन जब फैसिलिटीज नहीं होती तब हम उस चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यही मेरे साथ भी था। मेरी दोनों सिस्टर जो थी वो स्कूल जाती थी, जो मुझसे छोटी थी, क्योंकि वो नॉर्मल थी, लेकिन स्कूल जाने के बावजूद मेरे पापा को मुझ पर ज्यादा भरोसा था। वो कहते थे कि इनका होमवर्क तुम करवाओगी। तो इसकी वजह यही थी कि उनको खेल कूद में समय चाहिए था और एक्टिविटीज चाहिए थी, लेकिन मेरे पास जो था वो ज्यादा एक्टिविटीज ना होने की वजह से, तो मेरा जो माइंड था वो इस तरफ ज्यादा वर्क करता था। कंचन जी, एक और दिमाग में सवाल आ रहा है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, तो आपके दोस्त कैसे बने बचपन में? यहाँ पर मेरे वैसे तो दोस्त नहीं होते थे, सच बात है। मेरे जो फादर थे इस मामले में वो बहुत वो थे,
मतलब कि उन्होंने हमेशा मेरी सिस्टर्स को ये बोला, आप बाहर नहीं जाओगी भले, लेकिन अच्छा। बहन के साथ खेलो। तो और इसके लिए जरूरी है, अगर आपको अपने फ्रेंड चाहिए तो उनसे बोलो कि वो घर पर आ जाए और सब लोग मिलके खेलो। तो मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड थी वो घर पर आ जाती थी, तो इस प्रकार से हम लोग मिलजुल कर खेलते थे। और शुरू शुरू में तो बच्चे एक दूसरे को वो करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा नॉर्मल फील नहीं होता था मेरे साथ। लेकिन फिर जब उन्हें लगता था कि नहीं, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो मेंटली हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो खुद ही मेरे लिए अपने आप फ्रेंडली हो जाते थे धीरे धीरे। कंचन जी, जब हम आपकी दृष्टि से संसार को देखते हैं, जब आप छोटे से बड़ा होना शुरू हुई और एक ऐसे घर में जहाँ पे आपके जो भाई बहन है वो स्कूल में जा रहे हैं और वो बिल्कुल फिट हैं फिजिकली, और आप अनफिट हो और आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आप उनके जैसा कामकाज नहीं कर पा रहे हो जैसे वो काम कर, तो एक कंचन कंचन खन्ना किस दृष्टि से उस संसार को देखती थी? उसको बचपन से कैसा लगता था? क्या वो रोती थी? क्या वो सोच करके उदास होती थी? वो जानना चाहते हैं कंचन जी हम, आपकी दृष्टि से संसार कैसा था? ऑफ कोर्स ये सब होता था। बुरा लगता था? लगता था। कंचन जी, अभी इतनी बट उपलब्धि हासिल करने के, जी बोले। बट ये चीज थी कि यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जब ये कंडीशन होती थी तो मेरा जो फादर थे, कहीं ना कहीं वो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे। पानी देना, पानी। कंचन जी, आप पानी पी लीजिए, हम समझ सकते हैं कंचन जी। बहुत आपने तो तब जीवन में जी मेरे फादर जो थे या मेरी दादी जी जो थी, एक और चीज थी, वो तो सपोर्ट करते ही थे। इसके अलावा एक और चीज जो थी कि हमारा जो घर का वातावरण था वो बहुत रिलीजियस था। तो रिलीजन में एक ऑटोमेटिक बहुत पावर होती है अगर हम उसे माने तो। क्योंकि भगवान बेशक हमें दिखते नहीं है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है, अगर आप महसूस करते हैं तो वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आता था। और मैं हमेशा जब कभी फादर वगैरह मुझे समझाते थे कभी उदास देख के, तो अकेलेपन में मेरी प्रेयर सिर्फ उसी के सामने होती थी। कि कुछ तो ऐसा हो कि सबसे अलग हट कर भी कुछ अलग हो। और वो हुआ। कंचन जी, हमारा आपको दुखी करने का इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि हम आपकी जगह पे खड़े होकर के हम कभी संसार को नहीं देख सकते, तो हमको बड़ा जानना जरूरी था कि आपको कैसा लगता होगा। और दूसरी बात, जैसे आपने बहुत कम शहर भी शायद आपने मुरादाबाद ही देखा होगा, और कोई शहर देखा है आपने? कहीं घूमी है आप?
नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 12-13 साल की उम्र तक मेरी फैमिली की यही कोशिश रही कि किसी तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो इस उसमें वो मुझे बहुत जगह लेके गए। दिल्ली तो हम अच्छा। हर लगभग हर तीसरे महीने मेरे साथ फैमिली के मेंबर जाते ही थे, कभी दादी, कभी मम्मी पापा। और अच्छा। वहाँ का जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल रहे, और इंडिया हाँ। में भी लगातार 3 महीने तक हम लोग रहे, जब अच्छा। मैं 6-7 साल की थी। अब अच्छा। एक्चुअली वहीं से ही शायद मेरी गाइडेंस क्लियर हुई, क्योंकि जब मैं 5-6 साल की रही होंगी और वहाँ हम लोग 3 महीने रहे एडमिट, तो डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रेन वाज एक्सीडेंट। तो अब आप उसको यूज कीजिए, बाकी चीजें भूल जाइए। बाकी चीजें भूल जाइए। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ मिली। ये चीज मेरे फादर के दिमाग में भी आ गई, मेरी फैमिली के भी, और काफी हद तक मेरे भी माइंड में कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया। ये अब यहीं से ही कुछ है। तो शहर नहीं देखे ऐसा नहीं है, मैंने दिल्ली बहुत देखी है, चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट हुआ, मेरठ छावनी में मेरे फादर मुझे लेके गए, उनकी एक कजिन मिलिट्री में थी, वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ब्रदर भी मेरी जैसी ही पोजीशन में थे, सेम। अच्छा। और अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। ओ। और वो भी बहुत ब्रिलियंट माइंड थे, प्रखर जी जानते हैं उन्हें। और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के वो मास्टर थे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। वो घर पर ही पूरा कंप्यूटर तैयार करवा लेते थे, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते थे, और ये सब उन्होंने सेल्फ में सीखा था, सेल्फ स्टडी से। बहुत अच्छा। तो शहर जो देखे, उसके बाद अब कहूँ तो अब 2006 के बाद कई शहरों में मुझे बुलाया गया। बरेली में मुझे ऑन लाइव टेलीकास्ट हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था बरेली में एक चैनल से। कासगंज में मुझे कवि सम्मेलन में बुलाया गया, चंदोसी में बहुत बार गई, और इधर कानपुर में अभी अमर उजाला ने रूपायन अचीवर अवार्ड वो किया था, उसमें यूपी की 17 लेडीज में 1 में थी। पूरे यूपी से 16 या 17 लेडीज सेलेक्ट हुई, आई वाज वन ऑफ देम। तो रूपायन अचीवर अवार्ड के लिए हम कानपुर गए, और जब गवर्नमेंट का अवार्ड था 2009 में, तब लखनऊ जाना हुआ। ऐसा नहीं है शहर नहीं देखे, देखा बहुत कुछ। चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा सुन करके। तो जो अभी तक की बातचीत में 2 चीजें मेरे को समझ में आई कि आपकी लाइफ में आपके फादर का जो रोल था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया आपके पिताजी ने, और आपकी फैमिली ने जो सपोर्ट किया आपको, वो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। एक तो ये, और एक ब्रेन वाज एक्सीलेंट, और वो जो ब्रेन वाज एक्सीलेंट उसका ही नतीजा है कि आपने इतना सारा कुछ लिखा और इतना सारा कुछ आपने साहित्य के क्षेत्र में हासिल किया। तो कंचन जी, आप सचमुच हम सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं। और दूसरी बात, जो लोग अपने जीवन में हार जाते हैं कि अब तो मैं हार गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फेलियर हो गया, मेरा बिजनेस डूब गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मैं नौकरी से निकल गया, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर के ही लोग जो हार की विषय वस्तु बना लेते हैं, तो हारना नहीं है। क्योंकि अगर बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, तो कम से कम 1 या 2 पॉजिटिव चीजें तो भगवान ने जरूर दी होगी। उन 2 पॉजिटिव चीजों को देखना बहुत जरूरी है, और उनको पहचानना बहुत जरूरी है, और उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने किया कंचन जी।
तो आप एक्चुअली एग्जाम्पल जी। है हम सबके सामने। आपकी लोगों ने वॉइस बहुत कट अच्छे रही है। अच्छे, अच्छा मत, हेलो, बैठू क्या? जी अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है क्या कंचन जी? जी जी आ रही है, जी, आ रही है, पर तो बीच मैं बीच में थोड़ा, कट रही है। बीच बीच में कट रही है क्या? हाँ, नेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, इंटरनेट की। अभी आ रही है जी, क्या? जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अभी अच्छे वही कमेंट्स सही करे। है। वॉइस क्लियर नहीं है? हाँ, कट रही है, थोड़ा स्लो में हो रहा है। ऐसा कट ही है। रही है क्या? जी, आते रहिए, जो आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, तो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं कंचन जी। अच्छा मतलब शायद कंचन जी चले गए, तो उनका ही कुछ, अभी फिर से आ गए एक, हाँ कंचन जी अभी ठीक है जी, क्या मेरी आवाज? ठीक है हाँ, ना? अब थोड़ी सही हुई है। जी, चलिए गुड। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लग रहे हैं, और एक कमेंट बड़ा सुंदर से आपके लिए लिखा है, आप हंसते हुए बहुत सुंदर लग रही हैं। अर्चना शरण जी लिख रही हैं आप मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। और निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स कंचन जी। राजीव प्रकट जी लिख रहे हैं, मुझे भी आपके थैंक साथ यू। काव्य मंच साझा करने का सुअवसर मिला है। आप बहुत अच्छी छंद मुक्त की रचनाकार हैं। अरे हमको आपसे कविता भी तो सुननी है, अभी इसके बाद सुनते हैं। अर्चना शरण जी लिख रही हैं, साहित्य के क्षेत्र में इतना करना आपका दृढ़ संकल्प शक्ति दर्शाता है। और मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। और सीमा गुलाटी जी लिख रही हैं, समाज को आप जैसे लोगों से नई दिशा सीखनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और ये सब अच्छे अच्छे कमेंट्स जी, आए हैं। आप कुछ कविताएं सुनाए ना कंचन जी, हम सब बैठे हैं आपकी कविताएं सुनने के लिए। जरूर, मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ। सबसे पहले, जो मैंने शायद सबसे पहले लिखी थी, जब अच्छा कौन सी उम्र से, मैं अच्छा शायद कौन सी उम्र में लिखी थी? ये 16 की एज में लगभग। तो अच्छा 16 की एज में जब मैं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ विचार नहीं था कि कुछ लिखना है, या लेखन के पढ़ने तक था सीमित, और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। इसके अलावा घर में मम्मी के साथ कुछ सीखते रहना, बुआ के साथ, या जिसके साथ भी, चाचा चाची जो भी, कुछ ना कुछ यही सब में समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन फिर एक व्यक्ति जुड़े, जो मेरे न्यूज़पेपर को लेकर मेरे कमेंट्स, न्यूज जो चलती थी दूरदर्शन पर, उनको लेकर मेरे कमेंट्स, और हमारी जो आपस में चर्चा होती, तो वो ये कहते थे कि आपसे बात करके ये महसूस नहीं होता कि आप एक कमरे में ही रहते हैं। तो मैंने कहा, क्या जरूरी है कि जानने के लिए कमरे से बाहर जाया जाए, जबकि टीवी जैसी चीजें हैं, बुक्स हैं, तो दुनिया जानने के लिए तो और भी बहुत रास्ते हैं। क्या बात है तो कंचन जी। बड़े, तो उन्होंने कहा कि तब तो आप लेखन भी कर सकती हैं, आप लिखती क्यों नहीं? मैं लिख सकती हूँ या नहीं? बोले नहीं, आप लिखिए, आप लिखेंगी और लोग आपको पढ़ेंगे। मैंने हंसी में टाल दी थी बात, लेकिन फिर ऐसे ही सोचा कि जब कहा है तो चलो किया भी जाए। तो मैंने एक दो पेपर पर कुछ लिखा,
मगर जिन्होंने कहा था उन्हें नहीं सुना पाई। एक हेजिटेशन थी उस दौर में, उन्हें बताया भी नहीं, बस अपने भाई बहनों में ही हम गुनगुनाते रहते थे। तो उस दौर में मैंने जो शायद सबसे पहली कविता लिखी थी, फूल, वही मैं आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। फूल शीर्षक से ही रचना लिखी थी। फूल हमें शिक्षा देते हैं, फूल हमें शिक्षा देते हैं हंसने और मुस्काने की। फूल हमें शिक्षा देते हैं हंसने और मुस्काने की, कांटों में चुन चुन कर कलियां जीवन सफल बनाने की। खुशबू इनकी इतनी प्यारी, खुशबू इनकी इतनी प्यारी, जिससे महके दुनिया सारी। खुशबू इनकी इतनी प्यारी, जिससे महके दुनिया सारी। नहीं किसी से बैर है इनका, नहीं किसी से प्यार, मिलजुल कर देते हैं ये सबका श्रृंगार, मिलजुल कर देते हैं ये सबका श्रृंगार। ये शायद मेरी पहली रचना थी जो उस समय मैंने लिखी थी। बहुत सुंदर रचना कंचन जी। कंचन जी, और उसके बाद हाँ। उसके बाद काफी साल तक बस मैं ऐसे ही पढ़ाती रहती थी घर पर भाई बहनों को, और लिखती थी कभी कभार, पर इतना ज्यादा नहीं कि मुझे कुछ इस उद्देश्य से कि लिखना है या लेखक बनना है। फिर उन्हीं दिनों में मेरे फादर, मेरी जो सिस्टर थी, दोनों छोटी, वो एक 10th में थी और एक 12th में आ गई थी। अब दोनों के बोर्ड के एग्जाम थे, तो मेरे फादर ने उनके लिए टीचर हायर किए घर पर। और वही चीज सेम फिर मुझसे कई, जो वो हमेशा कहते थे जब भी उनके लिए घर पर कोई ट्यूटर अरेंज होता थे, तो मेरे फादर मुझे ये समझाते थे, बेटा एक तो आप आसपास रहा करो, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये कि बहनों का पता चलेगा कि वो कैसा पढ़ रही है, कुछ सीखती भी है या सिर्फ समय बिता देती है। जी। तो पापा मुझे हमेशा यही कहकर वहां लगा देते थे, और मैं वहां जब उनके साथ बैठती थी, तो उन दिनों जब सर आते थे, तो वो उनको ग्रामर सिखाते थे, इंग्लिश की टेंसेस वगैरह क्लियर करवाए जा रहे थे उन्हें। और कुछ ऐसी स्थिति थी, वो अपनी तारीफ करने वाली बात आ जाएगी, कि मेरी वहां पर पकड़ अच्छी थी। उनसे पहले जो टीचर थे वो मुझे वो सब सिखा चुके थे, जो पहले वाले थे। जब वो सिखाते थे तो वो मुझसे कहते थे कि तुम इनसे ज्यादा बेटर स्टूडेंट हो। तो मैं कहती थी सर उनकी गलती नहीं है, उनको स्कूल वर्क करना होता है, उन्हें खेलना भी है, उनके फ्रेंड्स भी है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ पढ़ा मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं उसे जल्दी सीख लेती हूँ, वो नहीं सीख पाते इतना जल्दी। और कुछ मुझे इंटरेस्ट था वाकई में इंग्लिश की ग्रामर में, तो मुझे वो चीज आती थी। तो अब यही चीज फिर शुरू हुई, अब जस्ट उन्हें सिखाया जा रहा था और वो उनकी मिस्टेक होती थी, तो एक नेचुरल चीज की मेरे फेस पर स्माइल आ जाती थी कि मिस्टेक है, पकड़ में आ रही है, पर मैं साइलेंट ही रहती थी। तो 2-4 बार जो टीचर थे उन्होंने ये चीज नोटिस कर दी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों मुस्कुराते हो, क्या तुम्हें पता है ये? अगर पता है तो मुझे बताओ। मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है। बोले इसका आंसर पता है, करेक्शन जानती हो? मैंने कहा हाँ जानती हूँ। करेक्ट करो। मैंने किया। जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो वो बोले ऐसा करो, कल से कॉपी लेकर बैठो, कॉपी और कलम होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा ठीक है सर। मैं बैठ गई, और वो जो भी काम उन्हें कराते थे फिर वो मुझे भी देते थे,
और मुझे नहीं मालूम, कुछ दिनों बाद वो कॉपी उन्होंने पापा को दे दी। अच्छा। मेरे सामने बोले कि ये इनकी कॉपी है और ये इसकी कॉपी है। इसे तो 10th के लेवल की सब चीजें पता है, तो आपने इसे 10th क्यों नहीं करा रहे? पापा बोले कि कैसे कराए, तो बोले प्राइवेट एग्जाम देगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बोले तो प्राइवेट, मैंने कहा हाँ सर मैं स्कूल नहीं जा सकती। बोले प्राइवेट तो कर लोगी, बस एग्जाम देकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। और तब पापा बोले कि एक विषय में तो चलो हो जाएगा, बाकी के विषय कैसे? तो सर का कहना था उस विषय में भी मैं सोचता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और जब 1-2 महीने उन्होंने मुझे ट्रायल दिया तो बोले उसके तो जीके वीके सब परफेक्ट है, तो वो 10th क्लियर करेगी और मैं इसे फॉर्म भरवाऊंगा। पापा बोले ये आप जानो, फिर मैं नहीं हूँ बीच में। बोले हाँ आप बीच में आइए नहीं, क्योंकि ये 2 आपकी बेटी है और ये मेरी बेटी, इसे मैं पढ़ाऊंगा। और फिर उन्होंने ही ये सारी जिम्मेदारी ले ली और यहाँ से उनका रोल शुरू हो गया। पहले 10th कराना, फिर इंटर, उसके बाद बीए में भी से लेकर एमए तक सब उनका ही गाइडेंस रहा मुझ पर। हालांकि पढ़ाते नहीं थे वो मुझे रेगुलर, इंटर के बाद बीए में उन्होंने बहुत कम पढ़ाया, बट उन्होंने मुझे इतना स्टैंड कर दिया कि मैं सेल्फ स्टडी से वो सब काम कर सकती थी। और वो आकर मुझे गाइडेंस देते कि ये चीज पढ़नी है और ऐसा करना है। तो कंचन जी, आपके जीवन में आपके पिता के बाद आपके जो वो गुरु थे, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना, है ना? और कंचन जी, आपसे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो आपने बोली ना कि मेरे भाई बहनों के पास तो होमवर्क भी होता था स्कूल का और फ्रेंड्स भी होते थे और उनको बाहर खेलने भी जाना पड़ता था। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, केवल पढ़ाई की। मतलब ये आपकी लाइफ का एक अंधेरा था, जहां से आपने रोशनी ढूंढी, मतलब अंधेरे के अंदर से आपने रोशनी खींच के निकाली। ये बहुत बड़ी बात है और जी हमको आपसे आज सीखने को मिला। ये कंचन जी, हम सबको आज आपसे ये चीज सीखने को मिली। कंचन जी, आपका वीडियो रुक गया, तो ये चीज हम लोगों को आज आपसे बहुत बहुत बड़ी बात सीखने को मिली कि जब हम कहीं अंधेरे में घिर जाते हैं तो हम अंधेरे को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये गलत हो गया हमारे जीवन में, ये गलत। उस अंधेरे को निचोड़ के कैसे रोशनी निकालनी है वो आपने सिखाया हमारे को, और बहुत अच्छा लग रहा है। और कंचन जी, एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे नोटिस कर रही हूँ कि जैसे पुरानी बातें याद करके आपका गला अभी भी भरता है, यानी कि इंसान कितने भी संघर्ष कर ले और कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन अपना जो पास्ट होता है ना, वो कहीं पे उसके यहाँ तक अटका होता है। वो उदासी कहीं पे अंदर चुपती तो है, तो वो आपके अंदर भी अभी भी सालती है वो उदासी, जबकि आप कितनी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, आपके पास अभी बताने के लिए कितना कुछ है कंचन जी। तो ये भी जानना चाहेंगे कंचन जी कि आपका जो ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स जो आपने बनवाई, जो छापी, और वो जो आपकी पुस्तकें निकली हैं, उसके लिए किसने आपको प्रेरणा दी और वो आपके दिमाग में कैसे आया कि, और सबसे बड़ी बात है पुस्तक जो पाठ्यक्रम में लगी वो कैसे लगी, इसके बारे में भी जानना। मतलब ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के लिए भी। ये चीज मैंने आपको बताया ना कि जिस समय मेरे गुरुजी ने एक तरह से मुझे एज ए डॉटर एक्सेप्ट कर लिया, कि हंसते हंसते उन्होंने पापा से ये कहा कि ये मेरी है और ये दोनों आपकी है, और वो वास्तव में ही उन्होंने निभाया।
वो मुझसे पूछते थे, मुझसे भी और मेरे साथ साथ मेरे भाई आशीष से भी। फादर के साथ साथ अब वो भी एक मतलब हमारे बहुत बड़े वो बन गए। तो उन्होंने ये चीज कहा। यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी साइलेंट सपोर्टर रही है। साइलेंट इसलिए कि वो कहती नहीं थी, जताती नहीं थी, मगर खुश भी रहती थी। तो जब गुरुजी ने मतलब ये देखा कि मैं पढ़ सकती हूँ और मैं 10th कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि एक दिन की सिर्फ पढ़ना ही है या कुछ करना है, मतलब 10th ही क्लियर करनी है, ये 10th के अलावा भी कुछ है माइंड में, अगर है तो मुझे बता दो। तो मैंने कहा सर मेरी इच्छा है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मैं आपकी तरह घर पर बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो बोले हाँ ये है, अब तुमने सोच लिया ना ये भी। मैंने कहा हाँ सर सोचा तो है। बोले सोचा है तो होगा भी। तो उन्होंने कहा और एक दिन एक बच्चे को लेकर आए, आज से तुम इसे पढ़ाओगे। उनकी पहचान का था, यूकेजी में आया था, नया नया एडमिशन हुआ था उसका। और ये भी एक सरप्राइज कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई थी, लेकिन वो केसीएम जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट। तो मेरे फादर ने ये चीज मुझसे पूछी और उनसे भी कहा कि घर में सिस्टर और ब्रदर को पढ़ाना एक चीज है, हम लोग तो वो जैसे भी पढ़ाते हैं हम पीछे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन किसी बाहर वाले का बच्चा फेल हो गया तो कैसे होगा, ये चीज सही नहीं रहेगी। तो उन्होंने रोक दिया। गुरुजी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर के बच्चे कभी फेल हुए हैं, उसकी बहनें फेल हुई हैं, तो ये भी नहीं होगा। और फिर हम तो हैं, हम बताएंगे। तो वहां से उन्होंने मुझे स्टूडेंट से टीचर का रोल दे दिया हाई स्कूल के साथ ही। मेरा हाई स्कूल और उस बच्चे का यूकेजी दोनों साथ साथ कंप्लीट हुए। अच्छा। तो इस तरह से मेरे फैमिली में सब लोग हंसते थे कि मैं स्टूडेंट भी हो गई और टीचर भी हो गई। और उसके बाद जब मेरे पास अब जो मेन सपोर्टर थे उनमें मेरी दादी, मम्मी तो साइलेंट थी ही, पर साइलेंटली वो बोलती नहीं थी और दादी जो थी वो खुलकर कहती थी। उन्होंने तो पापा को यहाँ तक कह दिया कि अगर ये फेल भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो पूरे सारे स्कूल जाके फेल होते हैं, वो घर में रह के हो जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, उसे पेपर देने दो। तो इस तरह से मतलब एक पूरा एनवायरनमेंट उस समय हो गया और मुझे दोनों रोल मिल गए। उसके बाद जब पोएट्री का रोल था तब भी जो गुरुजी थे वही फर्स्ट टाइम मुझे मंच पर लेके गए घर से बाहर। कि एक दिन उन्होंने पूछा बातों बातों में ऐसे ही, क्योंकि जब वो मुझे साहित्य पढ़ाते थे हिंदी का तब मुझे बहुत अच्छा लगता था और हिंदी का भी। तो बोले तुम्हें लिटरेचर में दिलचस्पी है, तो मेरी बहनों ने, छोटे वाले भाई ने बता दिया कि हाँ ये लिखती भी रहती है। तो बोले इसने ये बात तो कभी नहीं बताई। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं है वो अच्छा होता है या नहीं होता है, मैं आपको क्या बताऊं। बोले अच्छा है गलत क्या तुम मुझे बताओ। फिर उन्होंने वो कॉपी देखी, अब फिर उन्होंने कहा कि अब तुम
एक दिन आकर मुझे चौंका दिया कि आज तुम वहां चलोगी मेरे साथ और वहां तुम्हें कविता सुनानी है। मैंने कहा सर मुझे तो यही नहीं पता कि वहाँ कैसे बोलेंगे। बोले हम खड़े होंगे पीछे तो तुम कैसे, तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या? तो वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे। जी। नगर निगम के मंच पर वो मुझे पहली बार ले गए जब मैं बीए फाइनल ईयर में थी, और वहां उन्होंने मुझसे कविता पढ़वाई। तो इस तरह से मतलब ये कहते हैं कि मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि कोई रास्ता हो। जी। बस वो अपने आप ही सब बनता चला गया। जी। इसलिए बनता चला गया क्योंकि आप आशावान थी, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी अपने जीवन में ना, इसलिए बनता चला गया। उम्मीद छोड़ करके बैठ जाती हैं आप, कुछ भी नहीं करती तो रास्ता भी नहीं बनता। तो आपने अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ी, आप खुद आगे बढ़ी, बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। और कुछ कविताएं सुनेंगे आपसे, कुछ और भी सुनाइए प्लीज। राजीव प्रकाश जी ने लिखा था, आप सन्मुख बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। अभी मैं सुनाती हूँ आपको जो मैंने मंच पर पहली बार पढ़ी थी। जी स्वागत। कविता का शीर्षक है आदमी और मच्छर। मुझे आदमी और मच्छर में कोई फर्क नजर नहीं आता है। वाह। मुझे आदमी और मच्छर में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्योंकि दोनों ही खून पसंद करते हैं। मुझे आदमी और मच्छर में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्योंकि दोनों ही खून पसंद करते हैं, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में मच्छर ही श्रेष्ठ है। लेकिन नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में मच्छर ही श्रेष्ठ है क्योंकि मच्छर केवल आदमी का ही खून चूसता है और आदमी को ही काटता है, लेकिन इंसान वो कभी किसी मच्छर को नहीं काटता है, लेकिन इंसान हमेशा इंसान का ही खून चूसता है और इंसान की डरता है। इंसान हमेशा इंसान का खून चूसता है और इंसान की डरता है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। हेलो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जी, ये वो कविता थी जो शायद मैंने 18-19 साल की उम्र में लिखी थी और बीए फाइनल ईयर में मैंने पहली बार मंच पर पढ़ी। और बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग कि सबको बहुत पसंद आई। अभी भी सब लोगों को बहुत पसंद आई है, हमारे मंच में भी सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। निवेदिता श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि वाह कितना सुंदर लिखा, और अजय कुमार सिन्हा जी ने भी वाह लिखा है, मंजू श्रीवास्तव जी ने लिखा है बहुत बढ़िया। सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। नीलम जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, एंड निवेदिता श्रीवास्तव लिख रही है व्हाट अ यूनिक टॉपिक। मोनिका जी लिख रही हैं क्या बात है। तो सब लोगों ने काफी तारीफ करी है आपकी इस कविता की। कोई लेटेस्ट कविता लिखी है क्या आपने आजकल? जी हाँ, लिखती रहती हूँ रणधीर, वो मगर एक दिक्कत है मेरे फोन में है और मुझे याद नहीं है सब, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ कोई और कविता। जी जी जी। उस पर मैं नहीं तो बिल्कुल नहीं फ्रेश नहीं सुनाऊंगी, लेकिन कुछ जो याद है मेमोरी में वो सुनाती हूँ। जी सुनाइए, स्वागत। एक कविता है, कल, शीर्षक है भ्रम। कल रात को अनोखा एक स्वप्न मुझे आया। कल रात को अनोखा एक स्वप्न मुझे आया, सोई हुई थी मैं, उसने मुझे जगाया। सोई हुई थी मैं, उसने मुझे जगाया। जगाया भी कुछ इस तरह
फिर नींद ही ना आई, और जागते ही जागते रात मैंने बिताई। जगाया भी कुछ इस तरह, फिर नींद ही ना आई, जागते ही जागते रात मैंने बिताई। रात मैंने बिताई और सुबह जब हुई, हड़बड़ाकर देखा मैंने, स्वप्न नहीं था कोई, भ्रम ही था ये मेरा, मैं तो पड़ी थी सोई। भ्रम था वाह ये मेरा, मैं तो पड़ी थी सोई। वाह, बहुत खूबसूरत कविता। ये मोहित अग्रवाल जी हमारे छोटे भाई हैं, ये हरिद्वार में रहते हैं, और जैसी आप अच्छा वॉरियर है ना, ये भी वॉरियर हैं। तो अच्छा ये भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ये भी वॉरियर है, इनको भी लेकर के आएंगे हम एक दिन अनुगुंज पर जरूर। तो आ अच्छा जाए, आज आए हैं ये आपका कार्यक्रम देखने, और अच्छा इनको भी जरूर बुलाना है हमको जी। और बहुत लोगों ने आपकी तारीफ भी करी है कविताओं की, आभा सिन्हा जी, पूनम शर्मा जी, रश्मि जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी। अभी आजकल आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाती हैं कंचन जी? नहीं, एट प्रेजेंट तो हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ सिवाय साहित्य के, क्योंकि मैंने बताया अच्छा ना, कंप्यूटर में जो मेरा इंटरेस्ट था वो कम था, मेरा अच्छा। कोचिंग में ज्यादा रहा, और साहित्य के या लिखने पढ़ने से रिलेटेड। कंप्यूटर में मेरे भाई का था, और अभी अच्छा 2 साल पहले जब उनकी डेथ हुई, तब से वो लगभग हम्म, बंद ही पड़ा है। छोटे वाले एक अच्छा ब्रदर है मेरे, उनकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मैरिड। हम्म, वो कभी कभार उसको खोलते हैं, 2-4 बच्चे पढ़ा देते हैं, वैसे वो जॉब कर रहे हैं, पर अच्छा। सेंटर बंद ही है। और मैं बस आजकल साहित्य में ही वो रहती हूँ। तो साहित्य में आपकी कहानियों का भी संग्रह आ रहा होगा बहुत जल्दी? आपने नहीं, कहानियां भी लिखी हैं? कहानियां लिखी हैं जरूर, 2-4 अभी, मगर उसका संग्रह नहीं। अगर आएगा तो कविता का ही दूसरा संग्रह आएगा, अगर आएगा तो। पहले कहानी का भी वो कब बहुत तक आ लेट रहा है हुआ। कंचन जी? वैसे हमने आपका पहला संग्रह ही नहीं पढ़ा, पहले तो पहला संग्रह पढ़ेंगे, तो दूसरा संग्रह कब तक आ रहा है आपका? पहले दूसरा अभी छपवा तो कभी भी सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसके लिए प्रिपेयर कुछ नहीं किया, बस लिख रही हूँ अभी। कविताएं लगातार हैं, और इन्हें पढ़ने के लिए आप साहित्यिक मंच जो है, प्रखर जी भी जुड़े हैं इससे, मुरादाबाद का साहित्यिक मुरादाबाद, इस पर समय समय हम्म, पर हर संडे आती हैं हम लोगों की रचनाएं, आप पढ़ सकते हैं ज्वाइन अच्छा करके। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पर पेज है, कंचनी बयार के नाम से, उस जरूर पर आप हम पढ़ फॉलो सकते हैं, करेंगे जी। और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, जो जी जरूर जिससे आप उसे ओपन कर लें। जी। और इसके अलावा प्रतिलिपि ऐप पर मैं अपनी रचनाएं डालती हूँ, तो वहां से अच्छा भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते जी जरूर जरूर हैं, जो अभी थोड़े समय ही शुरू किया है। जी। आपके साथ मेरा एक और कनेक्शन है कंचन जी, बताइए क्या? बताइए मैं बता, बताइए। मेरी ननिहाल मुरादाबाद थी, तो मेरी नानी अच्छा पागबड़ा जो जगह है जी, मुरादाबाद में, वहां पे मेरी नानी जॉब करती थी, हेल्थ विजिटर थी वहां पर। अच्छा तो हम लोग हर गर्मी की छुट्टियों में मम्मी के साथ उधर ही चले जाते थे, मुरादाबाद। अच्छा, तो आपका शहर हमने बहुत। बचपन में बड़ा घूमा है। आप दोबारा घूम लीजिएगा आकर, कोरोना के जी बाद। जरूर, हाँ जरूर, वही कोरोना के जाने का इंतजार है, वो जाए तो हम निकले। यही तो तो चीज है। ये जी बिल्कुल। तो ये जो अगेन आपने कोरोना याद दिला दिया हमको, तो कोरोना जी पीरियड में बहुत सारे लोग बहुत निराश भी हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके परिवार में बहुत सारी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग खुद से असहाय हो गए हैं, और अभी भी आइसोलेशन में कितने सारे लोग हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी आज ये प्रोग्राम भी देख रहे हो हमारा। कंचन जी जी, जी कुछ आपकी तरफ से मैं चाहूंगी कि आप इन सब जो उदास लोगों को, सब निराश लोगों को, मैं चाहती हूँ कंचन जी कि आप कुछ बताएं, ताकि वो इस उदासी से निकल पाए, और जो बीमार है आइसोलेशन में, उनके अंदर एक ऊर्जा आए आपकी बातों को सुन करके कंचन जी।
देखिए निराश तो हम हर रोज होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछेंगी तो शायद आजकल मैं जब भी पिछले इस जो कोरोना आया है, इसमें हम रोज जब भी फेसबुक खोलते हैं या व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो जितना हमारा दायरा होता है उसके हिसाब से ही लोग हमारे परिचित भी होते हैं। और आप सडनली खोलते हैं और आप देखते हैं कि ये परिचित नहीं। जी, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है आजकल। कंचन जी, आपका वीडियो हैंग हो गया। कंचन जी अभी थोड़ी देर में कनेक्ट हो मम्मी जाएंगी। इधर से बैठ, इधर से जी बैठ। कंचन जी, हाँ तो अभी जब ठीक है। हम ये चीज देखते हैं तो दुख तो अंदर आता ही आता है। और कुछ अपनी भी, अभी मेरी हेल्थ थोड़ी हो गई है, कभी बीपी अप कभी डाउन, और ऐसी न्यूज से और ज्यादा बहुत ज्यादा वो रहता है प्रेशर। लेकिन अगर हम रात को ये सोते हैं, दुखी होते हैं, तो लेकिन सुबह उठते ही ये भी सोचना चाहिए कि हमें एक नई सुबह मिली है, तो ये भी वो दिन तो अच्छे से spend करें। तो अगर हम ये चीज लेके चलेंगे, शायद आसानी से spend कर सकते हैं। और हेलो, आपकी आवाज बहुत कट गई कंचन जी, बीच में नहीं सुन पाए। आपकी माता जी है साथ में? कनेक्शन, हाँ मैं उन लोगों को मिलवाना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी। ये थोड़ा मम्मी इधर आओ, ये ये मेरी मदर है। आ रहे हैं। नमस्कार अभी नमस्कार। पापा तो नहीं रहे। अच्छा, नमस्कार। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। कंचन जी अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ दोबारा। नीलम जी, पूनम जी, रश्मि जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, आभा सिन्हा जी, गायत्री जोशी जी, मोहित अग्रवाल जी, अर्चना शरण जी, अजय सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार कि आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में वो लोग जुड़ जाएंगी वो हमारे साथ। और कंचन जी मिलवाना चाहती थी शायद अपनी माँ से हमको, और हम लोग जरूर मिलना चाहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उनका। वो जरूर अभी आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी हमारे साथ। और मेरे ख्याल से इस समय बहुत जरूरी था कंचन जी से मिलना, कंचन खन्ना जी से मिलना, क्योंकि जब हम लोग बहुत अजीब और बुरी परिस्थितियों में फंसे होते हैं जीवन में, उस समय बहुत जरूरी होता है कि मतलब उस समय अगर हम किसी ऐसे जीवन को देखें जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और जिनका पूरा जीवन ही निराशाओं से भरा हुआ था, उदासियों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें से भी वो निकली और उन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करी और कहां से कहां अपने जीवन को पहुंचा दिया। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाई, घर में उन्होंने पढ़ाई करी। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक जीवन हमारे सामने आज हम लोगों ने यहाँ पर मिले, हम लोग उनसे, आप लोग मिले, और बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम अपने जीवन को की तुलना ऐसे जीवन से करते हैं, फिर लगता है तब फिर लगता है कि हाँ, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। और कंचन जी दोबारा से उपस्थित है हमारे सामने। जी कंचन जी, आप अपनी माता जी से मिलवा रहे थे हमको। जी मैं अपनी मदर से मिलवा रही हूँ। यहाँ ये है मेरी मदर, ममता जी, नमस्कार ममता जी, खन्ना जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अभी कंचन जी के लिए। बहुत बहुत उनको अच्छी है आपकी आपकी आवाज बेटी। नहीं जा रही है क्योंकि मेरे उसमें, अच्छा अच्छा, मैं बताऊंगी तो बाद में। आप हमारा प्रणाम दे दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कंचन खन्ना जैसी। जी जी, नमस्कार। और
इधर आपको हमारे साथ सदस्य भी प्रणाम बोल रहे हैं आपकी मदर को। धन्यवाद। उन्हें भी मम्मी की नमस्कार बोलिए। जी, तो कंचन जी बहुत ये है मेरे साथ जी मेरा छोटा भाई। अच्छा, नमस्कार। और जो है परिवार के वो अभी मौजूद नहीं है घर पर। जी, तो क्योंकि कंचन मेरी जी बहुत सिस्टर अच्छा। सब अपने घर में है। जी, और भैया बाहर गए मैं दूसरे आगे अपनी बेटी के साथ। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से भी मिल करके। हम उनसे भी मिल रहे हैं। आपकी माताजी धन्य हैं और जिन्होंने आपको इतना जी सपोर्ट किया। आपके पूरी फैमिली बहुत धन्य है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट किया सारे जीवन। जी और आपके गुरुजी बहुत धन्य हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और आपको। और कंचन जी आप तो बहुत धन्य हैं ही, जिन्होंने खुद के जीवन को दूसरों के सामने एक उदाहरण जैसा रख दिया कि देखो ऐसे भी जीवन का संघर्ष किया जाता है और ऐसे भी आगे आया जाता है और ऐसे भी अंधेरों को नकार कर जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। आपसे बहुत-बहुत मिलकर के हमको बहुत खुशी हुई। हमारे सारे अनुगुंज मंच को बहुत खुशी हुई। आज अनुगुंज मंच धन्य हुआ है आपकी उपस्थिति से कंचन जी और बहुत अच्छा लगा। और फिर से मैं राजीव मुझे भी प्रसाद जी का आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जी आप सभी के साथ समय पता नहीं कैसे बीत गया। जी 1 सच घंटा। में 1 घंटा बड़ा कम लग रहा है कंचन जी। फिर मिलेंगे, फिर किसी दिन हम आपको बुलाएंगे, फिर किसी दिन हम आपकी जरूर। कविताएं जरूर सुनेंगे। और राजीव प्रखर जी को फिर से मैं बहुत अच्छा धन्यवाद दिल से करती हूँ कि उन्होंने कंचन खन्ना जी से हमको मिलवाया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम कि आप लोग जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को देखा। और कंचन जी आते रहिएगा, अनुगुंज को मत भूलिएगा। बहुत बहुत प्रणाम आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।